दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, दिल्ली की महापौर बहन रजनी जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के विभिन्न नेतागण और मित्रों, जब आज के इस कार्यक्रम की योजना बनी थी, तब और आज के बीच में शायद विषय का और संदर्भ का परिवर्तन हुआ है। सच में आज देश की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है कि जो अभी जिक्र किया गया, देश की आर्थिक स्थिति भी चिंता के विषय है। जिस प्रकार से एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, सरकार के पास कोई सोच नहीं उनको नियंत्रित करने की, और दूसरी ओर जो सबसे चिंता का विषय है कि जो बाहर से निवेश अपने देश में आता था वो कम हुआ। देश के जिन साधनों का निवेश देश में लगता था, शायद उनको भी लगने लग पड़ा है कि देश के अंदर व्यवसाय करने से बेहतर है कि बाहर चले जाएं। और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा है कि भारत से लोग अपने साधन बाहर ले जा रहे हैं कि औपचारिक रूप से निवेश और व्यवसाय बाहर करें। भ्रष्टाचार को लेकर चिंता है। कई समाज के वर्गों ने जो आंदोलन किया भ्रष्टाचार को लेकर, और व्यापक रूप से जैसे जनता का उनको समर्थन मिला, उसके पीछे चिंता और आक्रोश इस बात का था कि जब भी भ्रष्टाचार के विषय आए तो यह सरकार आगे नहीं आई उनको रोकने के लिए। क्या कारण था कि सरकार में विश्वास टूटा? क्या कोई इनकार कर सकता है कि 3 साल तक इतने बड़े घोटाले का, जिसको 2G कहते हैं, उसकी चर्चा होती रही, उसको रोकने के लिए कहते गए, लेकिन पूरी सरकार और प्रधानमंत्री जी आंखें बंद की हुई थी। पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ी पत्रिका है जिसको टाइम मैगजीन कहते हैं, साप्ताहिक है। उसने कोई 2 महीने पहले एक अंक निकाला कि ऐसे शासनकर्ता कौन कौन हैं जो शासन खराब किया या किसी कांड में फंस गए, और जो सबसे बदनाम हुए, बैड गवर्नर्स। और केवल 1 आध वर्ष के नहीं, पिछले 30-40 वर्षों का उदाहरण लेकर उन्होंने कहा कि इसकी सूची छापते हैं। और कोई सरकार विरोधी पत्रिका नहीं थी, दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका थी। पहले नंबर पे उन्होंने कहा कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति निक्सन के समय वाटरगेट स्कैंडल हुआ, सबसे बड़ा स्कैंडल आज तक वो था। और दूसरा नंबर उसके बाद दिया 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल को। तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि लोग क्यों तंग हैं। इतना बड़ा कांड जिसको दुनिया के अंदर वाटरगेट के बाद टाइम मैगजीन दूसरे नंबर पे कह रही है, और 3 साल तक आप कोई कार्रवाई नहीं करते। संसद के अंदर 1 बार नहीं 2 बार 2 प्रधानमंत्री अपना बहुमत साबित करने के लिए
धन बल का प्रयोग करते हैं। जेएमएम कांड क्या था? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था। पैसे देकर सांसदों को तोड़ा गया। न्यूक्लियर डील के बाद जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था उसमें क्या था? और इन दो कांडों के बाद कहो, शायद लोकतंत्र में इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता कि कोई प्रधानमंत्री धन और साधनों का प्रयोग करके बहुमत साबित करे। और दो बार यह हुआ और फिर कहो प्रधानमंत्री को इससे बाहर रखो। अरे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो तो प्रधानमंत्री को बाहर रखने की बात हो सकती है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार का विषय इस प्रकार के कांड का हो तो प्रधानमंत्री को बाहर क्यों रखे? मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार से सरकार नहीं निपट सकती, इसलिए निष्पक्ष लोकपाल बने, यह इस देश की एक मांग थी। और मुझे विश्वास है कि शासन और सरकार को जो जनता की इच्छा है इसके सामने अंत में झुकना पड़ेगा। लेकिन कल जो मुंबई में हुआ, मैं मानता हूं कि इस देश के लिए सबसे चिंताजनक है, निंदनीय है। इस देश की सुरक्षा के ऊपर एक आक्रमण है। मासूमों की जान गई। आज भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग अस्पतालों में हैं। चिंता इस बात की है कि ये बार बार इस तरह की घटनाएं मुंबई में क्यों होती हैं। 1993 में पहली बार मुंबई के अंदर सीलियर ब्लास्ट हुए थे। कई स्थानों में एक के बाद एक बम चले, लोग पकड़े भी गए, सजा भी हुई। उसके बाद कई बार घटना होती है। व्यवसायिक केंद्र है सबसे बड़ा इस देश का मुंबई, और जैसे एक रिवाज बन गया हो आतंकवादियों के लिए कि मुंबई पर प्रहार करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर लोग अपनी नजरें इस ओर घुमाएंगे। कभी चलती हुई रेलों के अंदर डाल दिए बम, और 26/11 की जो घटना थी वो तो शायद इस विश्व के इतिहास में जो 2-3 बड़ी घटनाएं हैं आतंकवादी हमलों की, उनमें से थी। मुझे लगता है कि इस बात से कोई संतोष नहीं ले सकता कि यह घटना मुंबई शहर में 31 महीने के बाद हुई। ऐसी तो एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। 9/11 की घटना हुई थी अमेरिका के अंदर। सुरक्षा के विषय को लेकर पूरा अमेरिका का समाज एकजुट खड़ा हो गया। एक घटना के बाद आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई अमेरिका के अंदर प्रहार करने की। लेकिन यह कहना कि हमारे यहां कुछ समय के बाद हुई, यह संतोष का विषय नहीं हो सकता। यह कहना केवल एकमात्र घटना है, यह संतोष का विषय नहीं हो सकता। 9/11 के बाद अमेरिका में कोई घटना नहीं हुई। वहां की इंटेलिजेंस, वहां की सुरक्षा, वहां की जो व्यवस्था बनाई है, वहां जो समाज में सजा देने की जो ऐसी घटना करता है, समाज की एक चिंता जिसमें एक सभ्य समाज की ताकत उभर कर सामने आती है, उन्होंने वो व्यवस्था बनाई है। ये कल मुंबई की घटना पूरे भारत को और हर एक भारतवासी को इस बात की याद दिलाती है कि आज भी आतंकवादियों के निशाने पर हम ऊपर हैं, और कभी भी ये देश सुरक्षा को लेकर कमजोर नहीं दिख सकता। वी कैन नेवर अफोर्ड टू लोअर अवर गार्ड। यह इस व्यवस्था में से एक चीज उभरती है।
और एक बड़ी स्पष्ट बात है कि ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं। इसमें मित्रों कोई संकोच ना रहे, इस घटना की जानकारी जब जांच होगी तो जांच में से सच्चाई और तथ्य सामने निकलेंगे कि इसके पीछे कौन था। इसलिए आज इसके ऊपर कोई टिप्पणी कर देना यह अपने आप में उचित नहीं होगा। लेकिन ऐसी घटनाओं का अगर हम इतिहास देखते हैं तो वो इतिहास इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारे देश के पड़ोस में जो परिस्थिति है वो अपने आप में बहुत चिंता की स्थिति है। चिंता की इसलिए स्थिति है कि एक और तो पाकिस्तान यह कहता है कि हम अमेरिका का जो आतंक के खिलाफ लड़ाई और जंग है उसका एक हिस्सा है। वी आर अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच्चाई है कि आतंकवाद की का एक प्रकार से विश्व में केंद्र पाकिस्तान बना हुआ है। यह उस देश की विडंबना है कि अफगानिस्तान में जो घटनाएं हुई उन घटनाओं में वो अमेरिका के साथ भी था और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को प्रोत्साहन देने के लिए वो उसके साथ भी था। ये जो लश्कर ए तौयबा बना ये तालिबान से एक दृष्टि से अलग था कि तालिबान जो आरंभ में बना वो अफगानिस्तान के लिए बनाया और पाकिस्तान की एजेंसीज ने बनाया। लश्कर ए तौयबा बना केवल भारत की ओर निशाना करने के लिए और आरंभ में जितने हमले होते थे इस प्रकार के भारत में वो सारे लश्कर ए तौयबा के माध्यम से होते थे। दुनिया के अंदर लश्कर ए तौयबा को एक आतंकवादी संगठन मान लिया गया और वो तरह तरह के नाम लेकर पुनः जीवित होता था। भारत में भी सहयोग करने के लिए उन्होंने अपने साथी बनाए थे। एक समय था आज से कुछ वर्ष पहले कि भारत में हम बड़े गर्व के साथ कहते थे कि अल कायदा का कोई सक्रिय कार्यकर्ता हमारे देश में नहीं है। इसी बात को समाप्त करने के लिए कई संगठनों का आरंभ हुआ। बांग्लादेश में से उन्होंने हुज्जी पैदा कर दी कि भारत के अंदर जाकर आक्रमण कीजिए। इस देश के अंदर एक विद्यार्थियों का संगठन बना सिमी नाम से और उसका एक आतंकवादी मोर्चा भी बना। सरकारों ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और उसके पश्चात जिस संगठन का नाम अब सबसे ज्यादा आता है इंडियन मुजाहिदीन, यह उसी कड़ी में से पैदा हुआ है। इसका जो जन्म था वो बाहर की प्रेरणा से हुआ। इट वॉज एक्सटर्नली क्रिएटेड, एक्सटर्नली सपोर्टेड, लेकिन छवि यह देना चाहते थे कि यह भारत के भीतर में से पैदा हुआ है, यह सेल्फ ग्रोन है, होम ग्रोन है। और पिछले कई वर्षों में से जो बीसियों घटनाएं इस देश के अंदर हुई हैं वो इस संगठन के माध्यम से हुई। अब जब भी घटना होती है और मुंबई में होती है तो बाद में स्वाभाविक है कि सब लोग ये कहते हैं कि शांति बनाए रखिए, जिन लोगों को चोटें आई हैं उनकी सहायता हो, उनका इलाज हो, समाज में तनाव पैदा ना हो। यह स्वाभाविक है, किसी भी सभ्य समाज में यह कहना पड़ेगा और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जिसको भावना कहते हैं, जैसे एक शब्दावली बार बार आती है कि मुंबई की भावना क्या है, द स्पिरिट ऑफ मुंबई, कि कल घटना हुई आज लोग काम में लग गए, बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस भावना में से इस देश की यह इच्छा भी पैदा हो
कि इस बार इस भावना में से यह इच्छा पैदा हो जाए कि दोबारा इस प्रकार की घटना इस देश के अंदर नहीं होगी। यह भावना मुंबई की नहीं हो सकती कि बार बार घटनाएं करते रहो और अगले दिन से हम इस प्रकार का आचरण और व्यवहार करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या यह देश एकजुट खड़ा हो सकता है यह सोचने के लिए कि इसका मुकाबला कैसे करना है? अमेरिका में कभी दो प्रकार की आवाजें नहीं उठी थी। जब लंदन के अंदर एक दो बार वहां की अंडरग्राउंड ट्रेन से अंदर ब्लास्ट हुए तो वहां इस प्रकार की आवाजें नहीं उठी थी कि इनकी कैसे सहायता की जाए। अब अपना इतिहास देखिए, अमेरिका की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ 9/11 को पैदा हुई थी, लेकिन हम तो आतंकवाद के निशाने पर उससे कहीं पहले से थे। मुझे याद है कि बहुत बड़ी घटना हुई थी 1993 में मुंबई में, और मुंबई में एक के बाद एक कई स्थानों के ऊपर बम ब्लास्ट हुए। उससे पहले कोई एनडीए और भाजपा की सरकार नहीं थी, श्री राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव जी को जब लगा कि बहुत आतंकवाद देश में आरंभ हो गया, पंजाब की परिस्थिति थी, कश्मीर के अंदर घटनाएं थी, पूर्व उत्तर में थी, तो टाडा का कानून राजीव गांधी जी लाए थे। कई राज्य सरकारों में कहना था कि कुछ राज्य सरकारों ने उसका दुरुपयोग किया, लेकिन दुरुपयोग के समय उसको वापस ले लिया जाए यह कहीं मांग नहीं उठी। अगर टाडा का सही प्रयोग कभी हुआ तो वो 1993 में जो मुंबई की घटनाएं थी उसके ऊपर हुआ। स्वाभाविक रूप से इस देश के अंदर आतंकवाद की सबसे बड़ी घटनाएं वो थी पंजाब और कश्मीर के बाहर की। लेकिन जब मुंबई में टाडा का प्रयोग हुआ उन सीरियल ब्लास्ट के ऊपर, तो टाडा को समाप्त कर दिया जाए इसका प्रयोग क्यों किया? और यह सोच पैदा हुई कि आतंकवाद जैसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए विशेष कानून की जरूरत नहीं है। स्पेशल लॉज आर नॉट नीडेड अगेंस्ट टेरर, ऑर्डिनरी लॉज आर इनफ। यह एक आवाज उठने लगी और टाडा को वापस ले लिया। जब आपने उसको वापस लिया, वो इस बात को साबित करने लग पड़ा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की तुलना में वोट बैंक की राजनीति को आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और वोट बैंक की ताकत और वोट बैंक की राजनीति की ताकत राष्ट्रीय सुरक्षा की जो आवश्यकता और मांग थी उससे ऊपर उठ गई। आप कल्पना कीजिए उसके बाद की जितनी घटनाएं हुई। आज नेता लोग जा रहे हैं, गृह मंत्री जी गए, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, माननीय आडवाणी जी गए। स्वाभाविक है इस घटना के बाद जिन लोगों की जान चली गई, जो लोग अस्पतालों में हैं, इस देश का राष्ट्रीय नेतृत्व वहां जाए, उनके साथ सहानुभूति दे, दिखलाए, उनके साथ खड़ा रहे। यह अपने आप में इस देश की एकता को साबित करता है। लेकिन इस देश में वो भी सोच है कि जो घटना करता है ऐसी, जो अपराध करता है ऐसा, अगर उसके साथ खड़ा हुआ दिखूंगा तो शायद मुझे भी वोट मिलने लग पड़े। तो कौन राजनीतिक दल है जिसके नेता आजमगढ़ पहुंच जाते हैं कि भाई आपके साथ बाटला हाउस में जाति की गई? जैसे ही सुरक्षाकर्मी कोई घटना करते हैं, बाटला हाउस की घटना हुई, तो उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, जब यह विकृत सोच इस देश में पैदा होती है तो आतंक करने वाले को भी ताकत मिलती है। जो देश के संसद पे आक्रमण हुआ था उसकी गंभीरता देखिए।
संसद के जो कर्मचारी थे, अगर वो उन दरवाजों को बंद ना कर देते थे तो एक दिन के अंदर इस देश का बहुत बड़ा वर्ग राष्ट्रीय नेतृत्व का, हर राजनीतिक दल का समाप्त हो जाता। हम क्या संकेत दे रहे हैं कि जो उसके लिए भी दोषी है उस पर भी पूरी कार्रवाई करते हुए हम घबराते हैं। ये जो सोच है, इसकी कितनी घटनाएं ले लीजिए। सन 93 में टाडा का प्रयोग होना, संसद की घटना के बाद पूर्ण कार्रवाई करते हुए रुकना, उसको विलंब करना, चाहे उनके साथ सहानुभूति दिखलाने लग पड़ना। 2004 में सबसे पहला काम चुनाव जीतने के बाद करना कि पोटा वापस कर दे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है कि टाडा और पोटा को वापस करने के पीछे जो सोच थी कि आतंक से लड़ने के लिए विशेष कानून की जरूरत नहीं है? अभी आशीष सूद कह रहे थे हर दुनिया के देश में है। ये वही लोग हैं जो अब कह रहे हैं ये जो कम्युनल वायलेंस बिल आया है, देश में तो सांप्रदायिक स्थिति अच्छी है, कोई तनाव नहीं है, उसके लिए विशेष कानून चाहिए, लेकिन आतंकवाद के लिए हमें विशेष कानून नहीं चाहिए। इसके पीछे सोच जो है, जो ये वोट बैंक की राजनीति की सोच है, ये आतंक के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करती है। और इसलिए हम सही मायने में ईमानदारी से अगर चाहें कि ये जो मुंबई की जो पूरी भावना है उसमें संयम रखें, शांति रखें, जो लोग पकड़े जाएं सब जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करें, जो पकड़े जाएं उनको सजा दिलवाएं, लेकिन कम से कम यह भी तो करें कि आतंक के खिलाफ जो पूरी व्यवस्था बननी, और व्यवस्था क्या होती है? पहली व्यवस्था है कि आतंक की घटना को रोका कैसे जाएगा। रोकने के लिए आपको पूरा इंटेलिजेंस का नेटवर्क चाहिए। आतंकवादी संगठनों की जो गतिविधि है उसके भीतर घुसना आपको पड़ेगा, आपको अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी पड़ेगी। 26/11 के बाद आपने ऐलान तो बहुत किए, लेकिन क्या क्या किया? नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर सितंबर 2009 तक बन जाएगा, यह सरकार का सबसे बड़ा ऐलान था। अपने भीतरी विवादों की वजह से आज तक नहीं बन पाया। आपकी इंटेलिजेंस की यह परिस्थिति है कि जितनी घटनाएं जो सामने तथ्य आते हैं कि कितने लाख लोगों के टेलीफोन टेप हो रहे हैं। आप ब्रिटेन के अंदर आज का विवाद देख लीजिए, क्या है कि एक समाचार पत्र अगर किसी का टेलीफोन हैक कर देता है, वॉइसमेल, तो वहां की पूरी राजनीति हिल जाती है। और यहां हर दिन प्रतिदिन की फलां नेताओं के टेलीफोन टेप हो रहे हैं, टेप छपते हैं, सीडियां घूमती हैं, लेकिन ये सारे एनटीआरओ और ये विभिन्न संगठन देश की सुरक्षा के लिए बने हैं, राजनीतिक विरोधियों के लिए नहीं बने, राजनीतिक नेताओं के लिए नहीं बने, व्यवसायिक और व्यापारियों के लिए नहीं बने। कितना उसका प्रयोग आप लोग कर पा रहे हो? मंत्रियों के बीच में विवाद है कि एक मंत्री दूसरे के यहां क्या करवा रहा था उसके ऑफिस में। अरे अपनी पूरी ताकत अपने सहयोगियों के खिलाफ मत लगाइए, अपने विरोधियों के खिलाफ मत लगाइए। कम से कम अगर आतंक के खिलाफ लगा दें तो इस देश का कल्याण करेंगे आप। तो इसलिए जो इन घटनाओं से सबक सीखना है कि एक आवाज के अंदर यह देश खड़ा हो जाए कि जितने भी कदम करने हैं इसको रोकने का कदम, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क, हमारा काउंटर टेररिज्म का नेटवर्क, इन सब ताकतों के साथ घटना होती है तो तुरंत वहां पर हमारी लोग पहुंच पाएं, जिन लोगों को चोट लगी है उसको सहायता कर पाएं,
हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, उनके पास जो ताकत और तंत्र हो। सबसे बड़ी घटना हिंदुस्तान के इतिहास में आतंकवाद की हुई तो 26/11 की हुई, और 26/11 के बाद इन्होंने कहा कि ये राज्यों से अधिकार ले लो, अब हम नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनाएंगे, NIA, और उसके बाद जांच हम करेंगे। कुछ राज्य भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी जांच करके हम एक व्यक्ति को सजा करवाने में सफल हुए हैं। सारी जानकारी हो गई। अमेरिका के अंदर दूसरा मुकदमा चल रहा था डेविड हेडली के खिलाफ। यह डेविड हेडली कौन? मुंबई की घटनाएं कराने में इन दोनों का हाथ भी था। और अमेरिका में वो अचानक पकड़े गए तो वहां की सच्चाई और वहां से पूरे सबूत कि केवल यही लोग इस षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, पाकिस्तान की ISI, लश्कर तौयबा, ये उसके फ्रंट थे और उनके माध्यम से ये सारी घटनाएं हो रही थी। ये जो आतंकवादी मुंबई में घुसे थे, पाकिस्तान में बैठे जो लोग उनका संचालन कर रहे थे, उनके हैंडलर्स थे, वो इन एजेंसीज के लोग थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन को ताकत मिले, इन विषयों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मैं सभी राजनीतिक दलों से, सभी सिविल सोसाइटी संगठनों से इस बात की अपील करता हूं कि जितने भी गृह राजनीति में हमारे मतभेद हैं, वो मतभेद रहेंगे, लेकिन देश की सुरक्षा को लेकर तो एक सोच बने। ये जितने संगठन आपने बना लिए, क्या ये NAC, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उन्होंने 5 मिनट भी कभी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा की है? क्या सिविल सोसाइटी का दायित्व इस देश की सुरक्षा को बनाए रखना नहीं है? कि क्या यह विषय आपकी चिंता के नहीं है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के साथ आप लोगों ने अपनी सोच को बना लिया? यह जो परिस्थिति है मित्रों, मुझे लगता है कि इस घटना की जांच होगी, इस घटना में लोग पकड़े जाएंगे, उनको सजा होगी, लेकिन जो सबक सीखना है कि कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय को लेकर तो यह देश एक आवाज में बोले। और स्वाभाविक है, आज चिदंबरम साहब ने कहा, ठीक कहा कि वी हैव अ डिस्टर्ब्ड नेबरहुड। पड़ोस की परिस्थिति देखिए। एक बहुत आजकल लोकप्रिय पुस्तक है पिछले 1-1.5 वर्ष से, जिसमें यह संकेत आता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा साहब की सोच क्या है। और उस सोच में से एक बार उभरती है कि किसी भी देश के लिए जो सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं उसकी विफलता की, उस विफलता की चुनौतियों में से वहां शासन और प्रशासन खराब चले, बैड गवर्नेंस, वहां भ्रष्टाचार हो, करप्शन, वहां आतंकवाद हो, और वहां परमाणु ताकत हो। सो बैड गवर्नेंस, करप्शन, टेररिज्म, न्यूक्लियर एबिलिटी पोटेंशियल। पड़ोस में देश है, ये चारों उसके विभिन्न पक्ष हैं जो वहां मौजूद हैं। वाजपेयी जी की सरकार थी तो सरकार का स्पष्ट रवैया था कि आपसे बातचीत तब होगी जब पाकिस्तान की भूमि से आतंकवाद भारत के खिलाफ समाप्त होगा। जनवरी 2004 में वाजपेयी जी और राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच में जो फैसला हुआ और जो कम्युनिकेशन जारी हुआ, उसमें यही था कि कंपोजिट डायलॉग्स, पूरी समक्ष बातचीत तब होगी जब पाकिस्तान की भूमि से आतंकवाद भारत के खिलाफ प्रयोग नहीं होगा। लेकिन शर्म एल शेख के बाद जो चर्चा शुरू हुई कि बातचीत तो चलती रहनी चाहिए, बेचारा पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। आपको बहुत शौक है बात करने का, लेकिन यह कल्पना कीजिए कि बातचीत का जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम निर्भर करेगा कि पाकिस्तान के भीतर स्थिति का निर्माण कैसे होता है। वहां खुलापन आ जाए,
वहां आतंकवाद से दूरी हो जाए, वहां आतंकवाद रोकने का प्रयास हो, तो ठीक है, बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर आतंक बढ़ता रहे, टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी चलती रहे, समाज का रेडिकलाइजेशन होता रहे, आर्म्ड फोर्सेस का रेडिकलाइजेशन होता रहे, जितने ये हमले उनके आर्म्ड फोर्सेस पे हो रहे हैं, भीतर में से लोग शामिल हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का भी रेडिकलाइजेशन हुआ एक स्तर तक, उस परिस्थिति में से बातचीत में निकलेगा क्या? और इसलिए जो सोच है कि विदेश नीति का भी प्रयोग करना आतंक को रोकने के लिए, आतंक के ऊपर पूरे विश्व में दबाव बने, जो आतंक के निर्माता हैं, उसका भी प्रयोग होगा। और जो ये मैं जिक्र कर रहा हूं, ये केवल सीमा पार से आने वाला या इस प्रकार का आतंकवाद उनकी सहायता से कि देश के भीतर में से कुछ लोग आरंभ करें, केवल ये उस तक सीमित नहीं है। कई प्रकार की इंसर्जेंसी इस देश में है। 200 के करीब जिले इस देश में ऐसे हैं जहां छोटी बड़ी मात्रा में माओवादी हैं। 80-90 जिले इस प्रकार के हैं जहां जनता से टैक्स की बजाय उगराई वो करते हैं। और वो कोई समाज के सुधारक नहीं है, वो कोई गरीबी के उन्मूलन के लिए नहीं आए कि पॉवर्टी एलिविएशन कार्यक्रम लेकर आए हों। वो इस देश के संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। और जो संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं और उनका उद्देश्य है कि किसी प्रकार से हिंसा के माध्यम से, आप उनके नारे पढ़िए, उनकी वेबसाइट चलती है, उनका साहित्य आज उपलब्ध है। जो पुराना चाइना के अंदर माओ के जमाने में नारे थे, वो आज भी नारे 2011 में उनके नारों में वो नजर आ जाएंगे। पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन, बंदूक की नली में से सत्ता निकलती है। एनिमीज आर्मरी इज अवर आर्मरी, जो दुश्मन के पास हथियार हैं, और दुश्मन कौन है? पुलिस, सेना बल, सुरक्षा बल। उन पर हमला करके उनके शस्त्र ले लेना, उनका प्रयोग करना। और राज्य सरकारें जूझ रही हैं। एक स्थिति तो ऐसी आई कि हमें लगा कि गृह मंत्री जी ने आरंभ में बड़े ताकत के साथ उनके खिलाफ बयान देने शुरू किए। आरंभ में चिदंबरम साहब ने बड़े कड़े बयान दिए उनके खिलाफ। पार्टी के भीतर से विरोध पैदा हो गया। उनको भी लगा कि भाई मैं तो आगे बढ़ रहा हूं और पार्टी साथ है नहीं, और फिर कहने लगे कि यह राज्यों का मामला है, राज्य इसको देखें। आज आप परिस्थिति देखिए, उनके पक्ष में अभियान करने वाले लोग पैदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, जिसके तहत केवल छत्तीसगढ़ में नहीं था, आज मणिपुर में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है, आतंकवाद के दौरान पंजाब में था, आज जम्मू कश्मीर में है। डोडा और राजौरी के इलाकों में, जिसको हम विलेज प्रोटेक्शन कमिटीज कहते हैं, हर गांव अपनी सुरक्षा के लिए एक समिति बनाता है। हर गांव में 2-3 नौजवानों को हथियार दिए जाते हैं कि कोई आतंकवादी गांव में आए तो गांव की रक्षा करना, और जब तक तुम रक्षा करोगे तब तक पुलिस और सेना वहां पहुंच जाएगी। अब माओवाद क्यों पैदा होता है, लोग हिंसा के लिए शस्त्र क्यों उठाते हैं, उनसे निपटने का तरीका क्या है, यह न्यायपालिका इस देश की सरकार और शासन को नहीं बतला सकती। अगर न्यायपालिका को बतलाना है तो फिर आतंक से कैसे लड़ना है, यह दायित्व न्यायपालिका का नहीं है, यह सरकार का है। इसकी नीति जो है वो संसद तय करती है, सरकार तय करती है। और फिर कहना कि आतंकवादी तो वहां हैं, लेकिन उनको लड़ने के लिए जो विलेज प्रोटेक्शन कमेटी है और स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, इनसे हथियार वापस ले लो। और आज सबसे पहले छत्तीसगढ़ में माओवादी कह रहे हैं कि हम माफी देंगे
इन स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को एमनेस्टी देंगे और उसके लिए हमारे जो कंडीशंस हैं वो ये हैं। उनका पलड़ा भारी हो गया। द माओइस्ट हैव अक्वायर्ड एन अपर हैंड। यह परिस्थिति इस देश की है। मुझे लगता है कि देश कमजोर हो यह किसी सामाजिक या राजनीतिक सोच का हिस्सा नहीं हो सकती, और इसलिए यह केवल भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। देश एक रहे यह नीति का प्रश्न है, यह सोच का, विचार का प्रश्न है। हर राजनीतिक दल को सोचना पड़ेगा। कई बार घटनाओं के बीच में समय पड़ जाता है, इसलिए कि जब आतंकवादी संगठन कमजोर पड़ जाते हैं फिर समय उनको लगता है, दोबारा रीग्रुपिंग करते हैं, दोबारा अपना संगठन बनाते हैं, फिर आते हैं उभर कर सामने। कहीं इस परिस्थिति में हम ना चले जाएं, और इसलिए आज किसी को एक दूसरे को दोष देना इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो एक राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं, अपने इस विचार को इस देश की जनता के साथ सामने रखें, और अन्य राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता सबसे इस बात की अपील करते रहें कि देश को मजबूत करने की, आतंकवाद को जड़ों से समाप्त करने की जो सोच है, इस पे एक प्रकार से राष्ट्रीय एक आम राय बने, उसका हम लोग प्रयास करते रहे। आतंकवाद समाप्त करने की जो सोच है उसको वोट बैंक की राजनीति की सोच से अलग कर दें, तभी इस परिस्थिति से हम लोग जूझ पाएंगे। और इस समस्या की जो गंभीरता है वो मैंने आपके सामने रखी है। आज देश में समस्याएं तो बहुत अनेक हैं। समस्याएं आर्थिक भी हैं, मैंने कहा बढ़ती हुई कीमतों की, भ्रष्टाचार की और राष्ट्रीय सुरक्षा की। इन समस्याओं से अगर जूझना है और इस देश को अपनी पूरी ताकत और अपनी जो पूरी क्षमता है उसके अनुकूल प्रगति करनी है, इफ वी हैव टू प्रोग्रेस एज पर अवर पोटेंशियल, फिर यह भी आवश्यकता है कि इस प्रकार की घटनाएं जिसमें राष्ट्रीय साधन भी लगते हैं, देश का जान माल का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है, इनको हम लोग समाप्त करें और देश को एक बार मजबूत बनाकर इस देश में राष्ट्रीयता की वो भावना जो इस देश के आतंक को जड़ों से निकाल दे, उस सोच को और फैलाने का हम लोग प्रयास करें। आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम का जब आयोजन रखा था तो उस वक्त सोच थी कि अन्य विषयों के ऊपर ज्यादा हम लोग बोलेंगे, लेकिन मैंने कहा संदर्भ बदला तो इसलिए आज का थोड़ा विषय भी बदला। आपने मुझे इस कार्यक्रम में आज बुलाया। विजेंद्र जी, आपका और आपके सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद।